Okay, so hello everyone. I'm a 98.23 percentile in JEE Mains 2026 and मैं यहाँ पे आपको एक बेसिकली डेमो देना चाहता हूँ। मैं आई जस्ट वांट कि आप लोगों को एक्चुअली कुछ समझ आ रहा है या नहीं मेरे किसी पढ़ाने से। देन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोग बाकी जो कुछ भी ऑफर्स थे, मतलब बाकी सारे चैप्टर्स थे, वो सब मैं देखता हूँ। आई विल जस्ट कवर अ बेसिक थिंग दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट देम आउट। तो या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है सेंटर ऑफ मास एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इसको हम लोग को पहले एक आइडिया होना चाहिए, हम लोग तब इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे अगर मैं एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करूँ, तो अगर मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस पर अगर मैं 40 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो जस्ट इन केस की ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे, इट्स नॉट मूविंग। ओके, हम इनर्शिया के लॉस में क्या पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मूविंग हो और उस पर फोर्स 0 हो तो वो क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली मूव करना चालू कर देगा। लेकिन जस्ट इन केस यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही था, ओके, और उस पर भी हम लोगों ने नेट फोर्स 0 ही लगाया, क्योंकि दोनों तरफ से हम 40 लगा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा जस्ट इन केस। ओके, ठीक। तो अब ये क्या है कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिया था, व्हाट द हेल इज दिस, इट इज़ पॉइंट मास। ओके, इसमें सारा मास एक छोटे से बहुत छोटी सी पॉइंट की जगह, नॉट इवन थोड़ा सा भी बड़ा, बट एक पॉइंट की जगह पे वहाँ पे कंसिडर किया गया। अब लेकिन खुद ही सोचो यार, पॉइंट मास है कितने हमारे पास दुनिया में? कुछ नहीं भाई, इतनी सी जगह में कोई इतना ज़्यादा मास कंसिडर कर सकता है क्या? जस्ट टेल मी, आप खुद सोचो, आपको कोई चीज़ मेरे को एग्जाम्पल दे, उसका कोई मास तो ज़्यादा हो, उसको इतना पिद्दी सा हो, कुछ नहीं ना, नथिंग। तो पॉइंट मास से तो दुनिया नहीं चलने वाली थी। इसीलिए हमको क्या अंडरस्टैंड करना पड़ा, छोटे छोटे पॉइंट मास का जब एक बड़ा सा कलेक्शन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, हमको उसको समझना पड़ा है। जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सब जब एक मिलके एक बहुत ढेर सारे हम कंसिडर करने हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और उन पे जो इफेक्ट होता है, उन पे जिस तरीके का मतलब इफेक्ट होता है चीज़ों का, फोर्सेस का, उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसलिए हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अब जैसे देखो इसमें पॉइंट मास है कि पॉइंट मास यहाँ पे इस पर फोर्स लगाया। अब जस्ट इन केस हम लोग इस एक ब्लॉक पे लगाते हैं। अब रियलिस्टिक सिनेरियो में सोचो कि अगर हम लोग ऊपर से इस पर फोर्स लगाते हैं, नीचे से एक फोर्स लगाते हैं, तो क्या ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगा नहीं? ये रियलिस्टिक सी बात है भाई, मतलब वो भले आगे पीछे ना जाए, बट अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना तो चालू ही करेगा ना। आगे कुछ चीज़ सोचो। तो ऐसा क्या हुआ भाई कि इसमें कुछ ना कुछ, अभी अपनी स्टेट रेस्ट पे था, लेकिन अभी भी ये घूम रहा है, इसकी स्टेट में तो चेंज आया है। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि इसके स्टेट में एकदम सेम ही है। क्या हुआ भाई, क्या न्यूटन की बात फेल हो गई इसमें? नहीं, बिकॉज ऊपर वाले केस में पॉइंट मास था, इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब बेसिकली यही है कि जो पॉइंट मास है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स होती है, पॉइंट मास तक अप्लाई होती है, बट जैसे हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं, ये सब जो फोर्सेज वाली चीज़ हम लोग पढ़े थे, ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है उसमें, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ मतलब क्या कहते हैं, पॉइंट मास पार्टिकल्स। तो इस पर हम लोग वो नॉर्मल कंडीशन फिजिक्स नहीं लगा पाते। लेकिन यार अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं दुनिया का। तो इसमें क्या होता है कि अब एक रियलिस्टिक सिनेरियो फिर से सोचो, इसके बीच में अगर हम दोनों तरफ से बराबर जोर लगा दें, तो क्या ये चीज़ मूव करेगी? हम लोग कहोगे नहीं मूव करेगी। क्या ये चीज़ घूमेगी? हम लोग बोलेंगे नहीं घूमेगी। ऐसा क्या हो गया भाई इस पॉइंट पे कि यहाँ पे क्या कहते हैं, ये ना घूम रहा है, मतलब ये ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे हो रहा है, और ना ही ये रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। ओके, सेंटर ऑफ मास बेसिकली कि ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट जो कि रियलिस्टिक में ऐसा है नहीं, बट हम उसे मानते हैं कि वहाँ पे उस एक पॉइंट पे सारा मास कंसंट्रेटेड है। मतलब बेसिकली अगर हम लोग को इस पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना पड़ जाए, जस्ट इन केस हम लोग को मानना है कि यार नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही है, ये पूरे बहुत कंटिन्यूस बॉडी नहीं है, तो इसे हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह भी मानना पड़े ना। तो उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग किस जगह पे मानेंगे जहाँ पे सारा मास कंसंट्रेटेड होगा, वो है सेंटर ऑफ मास। मतलब एक बड़े से सिस्टम को अगर हम पॉइंट मास मानना चाह रहे हैं, तो वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, तो हाँ यही बात है। तो टॉर्क का मैंने यहाँ पे कुछ जिक्र लिखा था भाई कि वो अपने एक्सिस के अबाउट घूमने लगेगा, तो वही बात है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पे रखते हैं, तो बीट बैलेंस तो इट्स लाइक वो इक्वल में आ जाता है वहाँ पे, मतलब वो कुछ डेविएशन शो नहीं करता, वो बराबरी पे टिका रहता है अपनी जगह पे। छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके सिस्टम बनाते हैं। ओके, छोटे छोटे इंडिविजुअल मास पार्टिकल्स। अब चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आते हैं थोड़ा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई धागा लो, ठीक है, उसमें एक बॉल टाइप कर दो, और मतलब करो ना भाई, इतना टाइम ऑब्वियसली किसी के पास नहीं है, बट एक खुद सोच लो आप, थोड़ा उसकी लेंथ लंबी रखो। जैसे इस केस में आप लोगों को शायद थोड़ा सा दिक्कत हो इसमें, बट ये लेंथ बड़ी है और ये लेंथ छोटी है। ओके, ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है। तो अब आप खुद सोचो, एक बड़ा धागा है, मास सेम है, बराबर आप जोर लगा रहे हो, मतलब एक कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जोर लगा रहे हो, वो घूमेगा, ठीक है। अब मैं कह दूँ कि जरा धागे की लेंथ थोड़ी पास ले आओ, छोटी कर दो, फिर से घुमाओ सेम ताकत के साथ, कुछ ज़्यादा ताकत करनी, कुछ नहीं करना है, सेम ताकत से तुम फिर से घुमाओ इसको। फिर से घुमाओगे तो क्या होगा, ये चीज़ समझ लगेगा कि हाँ भाई ये भी तो घूम रही है। अंतर क्या दिखेगा, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी वो जितनी तेज़ से घूम रहा है वो धीमी है, वो धीरे धीरे कर करके सर्कल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये क्या है, ये यूँ एकदम पूरा घूमने लगता है जल्दी से, ठीक है। तो अब यार इसमें तुम लोगों को ये नहीं सोचनी चाहिए, मास सेम है दोनों तरफ, मैं बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसा क्या हो गया कि भाई ये तेज़ी से घूम रहा है, ये धीमे घूम रहा है। तो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि ट्रांसलेशन मोशन में हमारा जो मास है, फोर्स है, वो हमें किसी के पार्टिकल के मोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को मतलब जज करने में हमें हेल्प करता है। बट अगर हमारा सिस्टम एक रोटेशनल मोशन के अंदर है,
तो मास को रिप्लेस कर देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास हमें इकलौती ऐसा, मास और फोर्स इज नॉट द ओनली फैक्टर जो हमें हेल्प डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके का मोशन शो करेगा, वो ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, कम होगा। दैट सोनली खाली जो हमारा मास और फोर्स है वो हमें नहीं हेल्प डिटरमाइन करता रोटेशनल सिस्टम। वहाँ आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि जो रोटेशनल बॉडी होती है उसमें अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसका मोशन इज़ नॉट ओनली जस्ट जस्टिफाइड बाय द थिंग कि उस पर फोर्स क्या लग रही है या मास क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ कि वो कितना डिस्टेंस दूर है अपने सेंटर ऑफ रोटेशन से। तो अब यार फोर्स को तो हम लोग एक तरीके से यार कि हाँ जोर लगा रहे हैं वही कर रहे हैं, बट हम एक मास की एनालॉजी को चेंज कर सकते हैं अपनी, कि मास को हम नॉट स्ट्रिक्टली एक मास माने, बट रैदर मास जो कि एक रोटेशनल मोशन के अंदर मास कंसिडर किया जाता है, जो कि ऑल्सो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या है, कितना दूर है वो, उस हिसाब से उसका मोशन इन्फ्लुएंस होता है। तो उस तरीके के मास को बेसिकली एक एनालॉजी है, इट्स नॉट रियली मास, बट उस तरीके के मास को जो रोटेशनल मोशन में हम कंसिडर करते हैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम पे ना लो यार, इनर्शिया कहाँ से आया, ये सब वो सब ना चिंता करो। It's just moment of inertia as an analogy of mass and rotational motion, because in rotational motion the motion is not only influenced just by the force or the mass, it is also influenced by the distance from the axis of rotation. अब कैसे मतलब इन्फ्लुएंस हो रहा है, सिंपल है, एम आर स्क्वायर प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट मास है, इस केस में हम पॉइंट मास मान रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मास है, तो पॉइंट मास अगर एक आर डिस्टेंस दूरी पर घूम रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम उसको, अब देखो रोटेशनल मोशन में जो हमारे जितने भी नॉर्मल ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स है उसको टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है, हमारे जो मास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिप्लेस हो जाता है। तो इट्स जस्ट दैट कि हमारी पूरी एनालॉजी चेंज हो जाती है उसमें। इस केस में मास को रिप्लेस करने के लिए आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द मतलब बॉडी, मतलब फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमें हेल्प डिटरमाइन कर रहा है बेसिकली कि अब जैसे देखो किसी भी हम लोग के ट्रांसलेशन मोशन में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्या कहते हैं, अगर मास भारी है, ज़्यादा मास का ऑब्जेक्ट है, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे मूव करने में, कम मास का है हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। सिमिलरली इस केस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, हमको ज़्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा सेम एंगुलर वेलोसिटी पाने के लिए, मतलब जितना हमें घुमाना है उतना हमें अगर घुमाना है तो ज़्यादा हमको जोर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा हमको टर्निंग इफेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उसमें हमको कम थ्रस्ट देना पड़ेगा फॉर द सेम एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो। अब हम थोड़ा सिस्टम की बात कर लेते हैं। भैया ये सिस्टम कहाँ से हो गया, ये मास है एक m1, ये दूसरा मास है m2, ये r1 डिस्टेंस पे r2 पे, कोई भी दो। अब ये देखो ये एक नॉट सिंगल, हम इसे m1 एक नहीं मान रहे हैं, ये हमारे पास पूरा एक सिस्टम है, इसे m1 और m2 दोनों है। तो अब इसको एज अ सिस्टम माने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ये क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। इंडिविजुअली कंसीडर करने के हमें m1 का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो m1 r1 स्क्वायर हो जाएगा। बट अगर हमको एज अ सिस्टम मान लो कि ये दोनों एक कलेक्टिव चीज़ हैं तो उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ये बेसिकली एक स्केलर की तरह एडिशन हो रहा है यहाँ पे इसका। कई लोग बोलेंगे भाई टेंसर होता है ये वो ऐसा, बट दैट इज़ वेरी हाई लेवल थिंकिंग भाई। वो एक साल एक सवाल आ गया ऐसा 2016 में, दैट डज नॉट मीन कि आपको उसे पढ़ने की ज़रूरत है टेंसर। अब एक कंटिन्यूस बॉडी की हम बात करें, भैया इसमें तो एक छोटा मास डीएम इधर है, एक इधर भी है डीएम मास, एक इधर भी है, एक r डिस्टेंस पर है, एक r1 डिस्टेंस पर है, ये r2 डिस्टेंस पर है। अब क्या करें, तो इसमें कुछ नहीं करना होता हमको, जो छोटे छोटे डीएम मास हैं उनको एज अ फंक्शन ऑफ डी लिखना होता है। अब इंटीग्रेशन जिन लोगों ने मतलब पढ़ा होगा उनको पता होगी, अगर हम लोग जैसे यहाँ पे मैंने r स्क्वायर डीएम लिखा है तो r स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ पे dr टर्म आना चाहिए, तो हमको कुछ ना कुछ करके ऐसा कुछ फंक्शन बनाना है कि dm को हम लोग dr के टर्म्स में लिख दें और उसका हमें इंटीग्रेशन कर दें। तो ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, जैसे ये dm r1 स्क्वायर है, dm r2 स्क्वायर, ऐसे करते करते पूरा इन्फिनिटी तक ऐसे बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स पॉइंट मासेस है। तो उसी को कुछ नहीं, डीएम को बाहर ले लो और इंटीग्रल कर दो r स्क्वायर का। तो r स्क्वायर डीएम मतलब बेसिकली छोटे छोटे सम्स का हम लोग करते हैं तो r स्क्वायर ये आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लोग एक केस लेते हैं, मैं इसमें ऐसे समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक रॉड है जो जिसके हम बीच से हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन है हमारी l/2 डिस्टेंस पर। ओके, तो अब यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा यहाँ पे एक पार्टिकल अज्यूम करते हैं, मतलब एक सेक्शन अज्यूम करते हैं बेसिकली डीएम मास का, और इसकी लेंथ है dr, मतलब बहुत छोटे सा मास है और बहुत लेंथ dr है, और इसकी जो मास है वो एक यूनिफॉर्मली मतलब जितना भी उसकी डेंसिटी है वो यूनिफॉर्मली उसके लेंथ पे मतलब फैली हुई है। मतलब अगर मैं छोटा सा यहाँ पे dr लेंथ एक और लेता हूँ तो इसका भी क्या कहते हैं डेंसिटी सेम होगी, इसकी भी डेंसिटी सेम होगी। मतलब बेसिकली डेंसिटी तो हर पॉइंट पे जैसे किसी भी सॉलिड में होता है, छोटी सी तुम सॉलिड का टुकड़ा भी ले लो उसमें भी डेंसिटी सेम रहती है। अगर तुम एक बड़े को भी कंपेयर करो तो डेंसिटी की बात है तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंपल 2D रॉड कंसीडर कर रहे हैं, 3D हम कंसीडर नहीं कर रहे अभी, तो उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं 2D की अभी बात कर रहा हूँ। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लैम्डा कॉन्स्टेंट है हर जगह। अब अभी के लिए तुम खाली ये l/2 वाले पोर्शन को कंसीडर करो, उधर वाले को भी तुम भूल जाओ। ये r डिस्टेंस पर dm मास है हमारे पास। ठीक है, अब ये dr लेंथ का है और लैम्डा है, डेंसिटी तो हर जगह सेम रहेगी। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो dm मास है
उसको मैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डी आर लिख दूँ, छोटी सी लेंथ और जो उसकी डेंसिटी है मास पर यूनिट लेंथ, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। और अब क्या करना है, अब हमारे पास आई नेट है, वो है इंटीग्रल ऑफ जो हमारे पास आर स्क्वायर डी एम था, तो हम डी एम को क्या रिप्लेस कर दिए लैम्डा डी आर से, तो हमारे पास आ गया लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर डी आर, तो लैम्डा आर क्यूब बाई 3 यहाँ पे, ठीक है, मेरी थोड़ी स्टाइलिश खराब है, आर क्यूब बाई 3। और अब इसमें हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग मैंने क्या कहा था, इधर वाले पोर्शन को ही कंसिडर करो, ठीक है। तो ये हमारे पास हम लोग इसे 0 पॉइंट मान लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा L/2, ठीक है, ये L/2 डिस्टेंस पर है, ठीक। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, mL²/24, ठीक है। अब ये क्या है, ये कंटिन्यूअस सिस्टम था और इसका सेम एग्जैक्ट सिस्टम उधर तरफ है, और ये दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हमको, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है दोनों की, ठीक है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले केस में क्या पढ़ा था, क्या मतलब इसको एक सिस्टम मानो, मतलब ये जो इधर वाले साइड है इसको एक सिस्टम मानो, इसको एक सिस्टम मानो, राइट वाले साइड को, दोनों को जब तुम सिस्टम मानोगे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि उन दोनों का सम हो जाएगा ये जो नेट होगा उसके अबाउट। तो अब ये दोनों क्योंकि सिमेट्रिकल है तो जितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा उतना सेम इसका भी होगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो mL²/12 हमारे पास आ जाएगा एक रॉड का अबाउट इट्स सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है। या सो मतलब हमारे पास mL²/12 आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस किससे होता है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ आपको इसमें बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ऐसा नहीं है कि इस एक्सिस के अबाउट भी सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाए, ठीक है। ये वाला सेंटर के थ्रू पास करता है, ये क्या है, सेंटर से कुछ दूरी पर है, ठीक है। तो इधर साइड इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुई है, इट इज़ नॉट द सेंटर, तो सेंटर से कुछ दूरी पे है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी का है वो चेंज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट कांस्टेंट, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर जैसे जस्ट इन केस हम लोग को यूनिफॉर्म रॉड नहीं गिवन है, जैसे कि उसमें डेंसिटी नहीं कांस्टेंट है, किसी जगह पे कुछ ऐसा है, तो अब भाई इसमें कैसे करें। तो इस केस में क्या होता है कि आपको 100% सवाल में कुछ ना कुछ तरीका गिवन होगा कि आप डीएम को एज ए डी आर में के टर्म्स में लिख सको। एक फंक्शन आपको बनाना आना चाहिए। आप फंक्शन जब बना लोगे कुछ सॉर्ट ऑफ से लैम्डा लिख देंगे, लैम्डा डी आर। अब यहाँ लैम्डा इज़ नॉट अ कांस्टेंट, इट कैन बी अ वेरिएबल, मतलब कुछ भी हो सकता है। आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ डीएम का आपके पास एक फंक्शन बन के आया r² डी आर के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन बन के आया mr² डी आर स्क्वायर के बराबर, या डीएम हमारे पास बन के आ गया mr³ डी आर के बराबर। तो कुछ भी डी आर के फंक्शन में आपको मिल जाएगा, ये कुछ ना कुछ सवाल में गिवन होगा। अब दो थ्योरम्स हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले कुछ भी कोई भी एक्सिस है, ठीक है। अब एक और उसके परपेंडिकुलर, इस वाले जो I1 है इसके परपेंडिकुलर एक्सिस I2, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब इसके इस वाली एक्सिस के अबाउट I1 है और इस वाली एक्सिस के अबाउट I2 है और दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, उससे पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हो, बेसिकली आप लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट सुना होगा, A क्रॉस B, दोनों के परपेंडिकुलर हो, उस केस में क्या होता है, इंक्लाइनेशन कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है A और B के बीच में। इस केस में क्या है, वो थीटा भी 90 ही है, मतलब I1 भी 90 है, I1 I2 के बीच में भी एंगल 90 है, I3 I1 के बीच में भी एंगल 90 और I3 I2 के बीच में भी एंगल 90 है। तो बेसिकली ये कहता है कि एक I1 अगर हम लोग हमारे पास है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ सर्टेन फेस, और दूसरा I2 है, तो तीसरा जो मतलब उसके मीटिंग पॉइंट से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस टू बोथ ऑफ देम है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम ऑफ I1 एंड I2। दिस इज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नथिंग एल्स, ओके। तो अब हमें एक चीज़ सोचते हैं, इस वाले केस में अगर हम इसको एक डिस्क मान लें, ठीक है, तो अब हालांकि ये I1 को हमें mr²/4 ये ज़्यादा निकालना रहता है। अब खुद सोचो कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक डायमीटर के अबाउट एक एक्सिस मान लूँ, इसमें हम सर्टेन मान लेते हैं कि हमारे पास I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर। तो दूसरा डायमीटर जो उसके परपेंडिकुलर कंसीडर करोगे तुम लोग, तो वो भी उसके भी अबाउट ये I ही होगा, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली सिमेट्रिकल। हमने एक डिस्क का केस लिया, ठीक है। तो I प्लस I, ये हमारे पास I1 प्लस I2 है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके सेंटर से पास करने वाली एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का। तो वो हमको ज़्यादातर पता होता है, वो क्या होता है हमारे पास mr²/2। ये तो आप लोगों को वैसे याद ही करना पड़ेगा, बहुत होते हैं 2-4 आपके पास, आप 2-4 भी याद कर लोगे, आप लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी mr²/4, ठीक। इसको मैंने इधर ही थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, मैंने पहले ही इसमें mr²/4 इधर ले लिया, तो I3 की वैल्यू mr²/2 हमारे पास आई है, ओके। तो ये चीज़ हो गई, ओके। तो हमने ये चीज़ कर लिया। अब टॉक करते हैं हम लोग थोड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में। मैं कह दूं कि हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर लूँगा, मैं क्यों भाई हमेशा सेंटर के अबाउट ही घुमाऊँ, मैं थोड़ा टेढ़ा होकर घुमा लूँगा, कहीं और घुमा लूँगा। तो उसके अबाउट जैसे एक पैरेलल, अब ये लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है
कि ये जैसे देखो ये फेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो हमारी जो दूसरी एक्सिस होगी वो भी फेस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ये सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास होने वाला एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होता, तो जो हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए जो हमारी दूसरी एक्सिस होगी वो भी थीटा एंगल पे ही इंक्लाइंड होनी चाहिए, पैरेलल ओके, उसके एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए थ्रू वॉट एवर इंटरफेस उसके बीच में पास कर रहा है। तो ये क्या कहता है कि जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे आर डिस्टेंस पर अगर हमारा मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसकी जो कि एक्चुअली उसी डायरेक्शन में जिसमें हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन पहले था, एंगल वाले मैंने अभी बात किया पैरेलल वाले में, तो वो अगर आर डिस्टेंस पर है तो कुछ नहीं, उस नई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द न्यू एक्सिस का स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर, यही है इसमें एंड नथिंग एल्स इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एक एप्लीकेशन, ये कैविटी प्रॉब्लम होती है। ये जैसे हमारे पास एक बड़ी सी डिस्क हमको रही है, डिस्क थोड़ा सा फिगर बेकार है, आई अंडरस्टैंड, बट अब हमें एक बड़ी सी डिस्क दी गई है जो अपने सेंटर के अबाउट घूम रही है। अब इसमें से हमने r/2 रेडियस वाली डिस्क को निकाल दिया, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है भाई बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बची हुई डिस्क का। तो इस केस में हमारे पास क्या काम आता है कि अब जैसे देखो अगर हम लोग पूरे बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं पैर की तरह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो mr²/2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। अब ये जो डिस्क है जो कैविटी वाली है उसको और ये जो बचा हुआ रीजन है रिमेनिंग पोर्शन, इन दोनों का भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम अबाउट दिस एक्सिस जो इनके सेंटर से पास कर रही है, वही बात तो सेम हो गई ना, इन दोनों का सम ही तो होगा आई के बराबर। हम लोगों ने ऊपर भी किया था सिस्टम, एक सिस्टम ये है एक सिस्टम ये है, तो इन दोनों के सिस्टम में जो इंटरनल मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उन दोनों का सम ही हो जाएगा अबाउट दिस एक्सिस जो एक कंप्लीट बॉडी का है, ठीक। तो हम उसको हमारे पास I=mr² है, तो ये क्या होगा, I= रिमेनिंग, ठीक है, I रिमेनिंग प्लस I ऑफ कैविटी। अब लेकिन ट्विस्ट क्या है, फ्रॉम द डिस्क सेंटर एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द डिस्क सेंटर। इट्स लाइक वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं घूम रहा है, वो घूम रहा है उससे थोड़ी दूरी पे r/2 वाले डिस्टेंस की एक्सिस से हम लोग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये चीज़ याद रखना, कई बार क्या करते हैं लोग कि mr² जो I कैविटी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कैविटी वो लिख देते हैं mr²/4, जबकि वो गलत है। mr²/4 तो इस एक्सिस के अबाउट होगा ना, लेकिन हमको तो जो सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं हम लोग इस पूरी डिस्क को जिसमें हम लोग जोड़ रहे हैं इसका रिमेनिंग पोर्शन का और कैविटी का जो सेंटर ऑफ मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ रहे हैं वो हमें इस एक्सिस के अबाउट ही जोड़ना है ना। या तो हम इसकी एक्सिस सेम करें कुछ, लेकिन फिर कुछ मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि हमें फिर से दुनिया भर का मैथ्स लगानी पड़ेगी इस एक्सिस पे वापस आने के लिए, ठीक है। तो हम क्यों ही जाएँ, हम कैविटी को ही उसके टर्म्स में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब I कैविटी कैसे निकालोगे, mr²/4 मतलब बेसिकली r/2 है ना, तो mr²/4 और उसका डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो ये उसके सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, ठीक है। व्हाट इज दिस, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी इज mr²/2 होता है और इस केस में r है r/2, तो इट्स लाइक r²/4 हो गया। और फिर क्या है, वो ध्यान से देखो यहाँ पे वो r/2 डिस्टेंस पर है फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास से r/2 डिस्टेंस पर हमको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बात की, क्या होगा हमारे पास I सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने क्या निकाला था, mr²/8 अबाउट ऑफ दिस कैविटी, और ये क्या है, इसमें r की वैल्यू है r/2, ओके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब कट पिटा के हमारे पास आ गया 3mr²/8 इज द कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द प्रीवियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसके सेंटर से पास करी बड़ी डिस्क के, ठीक है। तो हमारे पास I रिमेनिंग ऊपर वाली देखो हम लोगों ने क्या किया, तो जोड़ा था ना, तो हमें I तो पता ही था mr²/2 होता है, तो हमारे पास जो I रिमेनिंग आ जाएगा वो mr²/8 आ जाएगा। सो दैट इज़ प्रीटी मच लाइक कैविटी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं आसानी से। तो दिस वाज ऑल, लाइक जितना मैंने कोशिश किया पढ़ाने का, आई होप से समझ आया हो सबको। फिर बाकी रिव्यू लिखना है यार कि जैसा भी समझ आया हो, अगर मैं कुछ और भी आगे कंटिन्यू करूँ, जो भी हो यार, मतलब अच्छा लगा, चलो बात करके, ओके, थैंक यू।